गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज जो गुड है, इवनिंग सर। जो हमने लास्ट स्टार्ट किया था ऑपरेशनल रिस्क, उस ऑपरेशनल रिस्क का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। और ये ऑपरेशनल रिस्क हमारा 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट होगा। इसका न्यूमेरिकल पार्ट हमने कवर कर लिया था। थ्योरेटिकल पार्ट आज कवर करेंगे। इस थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था वो भी होगा। ठीक है, और ये कंप्लीट ऑपरेशनल रिस्क इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे बीएफएम मॉड्यूल में बेसल के नाम पर यूनिट 10, यूनिट 11 और यूनिट 13 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मार्केट रिस्क, और इस तरह से हम मॉड्यूल बी को काफ़ी कुछ पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन नहीं मिलना तो बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। इससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाएगा कि कब क्लास है। एग्जाम का टाइम है, और इस टाइम में भी अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो इसका मतलब हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नेक्स्ट ईयर में हम कुछ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर की जहाँ बात करें तो सिलेबस चेंज होने वाला है। जो लोग अगर सीआईबी नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ फिर वो सीआईबी एमबीए में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ साथ में जो क्रिसमस डे आ रहा है 25 और 26 को, यहाँ पर हमारे जो हैं ऑफर्स स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत कम प्राइसेस में, क्योंकि समय कम है, उसमें आपको ये कोर्स अवेलेबल हो सकता है अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आप फ्री देखना चाहते हैं तो जब भी क्लास की टाइमिंग है तब आप आएँ। ठीक है, और जो लोग इस तरह फ्री देखते हैं डेफिनेटली उनको फ़ायदा इसलिए मिलता है क्योंकि वो कमिटेड होते हैं, अपने टाइम से अपनी क्लास पर वो आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 13, जिसका नाम है ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ऑपरेशनल रिस्क के साथ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट क्यों लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि बहुत सारे रिस्कों को एक साथ यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन रिस्क, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि हमारी कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशनल होता है, सिस्टम होता है, फ्रॉड है, लीगल है, फेलियर है, और स्ट्राइक्स हैं, कंट्री का कोई सैंक्शंस लग गई हैं कि आपका काम नहीं हो पा रहा, ये सारी चीजें हमारी ऑपरेशन रिस्क में आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, थ्योरेटिकल कवर करेंगे, एक एक चीज को पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। ठीक है सर सर हाँ, सर एक क्वेश्चन सर, ये दिसंबर, लास्ट दिसंबर में मैं एग्जाम अटेम्प्ट किया था। ये सर मेरा तीसरा हाँ। अटेम्प्ट है या चौथा अटेम्प्ट है, थोड़ा बताइएगा। लास्ट दिसंबर में आपने एग्जाम दिया था, हाँ, लास्ट दिसंबर में। तो ये थर्ड अटेम्प्ट होगा आपका। तो मतलब सर एक अटेम्प्ट मिलेगा ना? हाँ, थर्ड ये है, और उसके बाद भी एक और मिलेगा। ठीक है उस सर, थैंक दिसंबर से पहले तो कभी एग्जाम नहीं दिया था ना? यू। नहीं, उसके बीच में तो एग्जाम ही नहीं दिया था सर। नहीं, हाँ, वो मेरा तो पहला और अटेम्प्ट था सर, फॉर्म भी नहीं दिसंबर। भरा था आपने? नहीं, उसके पहले भी एग्जाम दिया था सर, लेकिन वही है कि नहीं मेरा नहीं, बैड फिर लक चल आपको रहा है देखना सर। पड़ेगा। फिर तो आपका देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, नहीं, वो आप सर लास्ट मेरा में मतलब पूछिएगा। फ्रेश अप्लाई हुआ था, फ्रेश अप्लाई हुआ था सर। ठीक है, लास्ट अप्लाई, लास्ट में पूछिएगा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। तो ऑपरेशन रिस्क जनरल, तो इसमें पहले बात तो ये बोली कि जो ऑपरेशनल रिस्क है क्या है, द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इज द मोर वुड बी एक्सपोजर टू ऑपरेशन। तो जितना सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है उतना ऑपरेशनल रिस्क कम होता है। ठीक है, और अगर वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसका मतलब ऑपरेशन रिस्क क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, arise due to deviation from normal and planned functioning of the system, procedure, technology, human failure और omission और and commission। अब omission and commission का मतलब क्या है? omission हो गया गलती से हो गया, और commission का मतलब जानबूझ के किया, आपने उसको अंजाम दिया। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर आपकी जो प्लान्ड फंक्शनिंग है सिस्टम की, प्रोसीजर की, टेक्नोलॉजी की या ह्यूमन फेलियर की, वो क्या हो जाए, डेविएट हो जाए। अगर वो डेविएट हो जाए तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है अगर वो डेविएट हो गई है तो आपको ऑपरेशन रिस्क एक्सपोजर हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग आर रिफ्लेक्टेड इन द रिवेन्यू, और इसका जो रिजल्ट होगा दिस डेविएशन का आपकी रिवेन्यू में दिखेगा। जितना रिवेन्यू आपका पहले होता था
वो उतना नहीं दिखा जैसे, और वो रिवेन्यू में क्यों दिखेगा, या तो आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होने लग जाएंगे, ठीक है, या आपको लॉस हो जाएगा अपॉर्चुनिटी का लॉस कहते हैं कि कहीं आप 10 रुपए कमा सकते थे, नहीं कमा पाए कि आपकी दुकान लेट खुली, आपका जो सर्वेंट था या आपका जो स्टाफ था वो लेट आया, that would be otherwise feasible. Operational risk may also arise due to inherent fault in system. जो आपके सिस्टम में फॉल्ट है, जो काम करने का तरीका, सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम से मतलब नहीं है, सिस्टम का मतलब जिस तरह से आपके वहाँ काम होता है उसमें कोई फॉल्ट है, आपके प्रोसीजर में फॉल्ट है, आपकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है, ठीक है, विच में ऑल्सो इम्पैक्ट द रिवेन्यू एडवर्सली। द बेसल कमेटी हैज डिफाइंड ऑपरेशन, और उसमें क्या बोलता है, उसमें बेसल कमेटी क्या कहती है द रिस्क ऑफ लॉस resulting from inadequate or failed internal process, pupil and system or from external। तो दोनों बातें आ गई, इंटरनल प्रोसेस फेल्ड हुआ या आपका एक्सटर्नल इवेंट फेल्ड होता है, दोनों के कारण आपको जो लॉस होता है वो जो है आपका ऑपरेशन रिस्क कहलाता है, ठीक है। क्रिटिकली द ऑपरेशन रिस्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन बेसल 2 which requires specific capital allocation accounting for। तो यहां पर इन्होंने एक बात सिंपल से बोली है, स्पेसिफिक कैपिटल को एलोकेट करने की रिक्वायरमेंट। तो आपको पता ही है कि तीनों रिस्कों के लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, एलोकेट करनी पड़ती है। द क्रिटिकल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क in the functioning of banks have to be viewed in the context of changes that have taken place in the banking industry. Since US and Europe since 90s in India, we have witnessed sea changes in functioning of the, मतलब बहुत चेंज आ गए बैंक ऑफ फंड, ठीक है, driven by deregulation and the need become globally competitive. Banks have made tremendous technology advances, have bought a plethora of new financial, brought प्लेथोरा ऑफ न्यू, बहुत सारी नई नई वो प्रोडक्ट्स को लेके आया, एंड आर क्रिएटिंग टू वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर ऑन सेवरल, कई प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कस्टमर को सर्व कर रहा है, ठीक है। और ये सब कब हुआ, डी रेगुलेशन के टाइम टेस्टेड सिस्टम एंड प्रोसीजर इन ट्रेडिशनल बैंकिंग वर डेवलप्ड ओवर सेवरल डिकेड। In the process of perfecting the system and procedure, banks might have faced operation losses, but as the changes were only few and far between, system got time to settle। तो यहाँ पर ये बोलता है कि ये सब चीजें देखने के बाद सिस्टम प्रोसीजर में आपने कुछ चेंजेस किए थे, करते रहे डिकेड से, और उसके बाद बैंक को थोड़ा सा ऑपरेशनल लॉसेस हुए जब आप सिस्टम अपना चेंज करेंगे, ठीक है, बट द चेंजेस वर ओनली फ्यू एंड फार बिटवीन, सिस्टम गॉट टाइम टू स्टेबल। और इस तरह से धीरे धीरे आपका जो सिस्टम है वो क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड वर्क प्रैक्टिसेस, द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज सिस्टम एंड प्रोसीजर इज नॉट एनफ। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरे नहीं है। सो बैंक टू रेस्पॉन्ड द नीड ऑफ कॉम्पिटिशन, सिस्टम प्रोसीजर, ह्यूमन एडेप्टेशन ऑफ चेंज, क्रिएट ऑपरेशनल रिस्क इनहेरेंट इन द बैंक। तो अब इनकी वजह से, कि आपका कंपटीशन की वजह से, सिस्टम प्रोसीजर को बदलने की वजह से, ह्यूमन एडेप्टेशन यानी आपका जो ह्यूमन है, जो आपका स्टाफ है, वो चीज़ों को जो बदलाव आ रहे हैं उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा, इनकी वजह से रिस्क जो है अब बैंकिंग बिजनेस में इनहेरेंट हो गया, मतलब अब होता ही होता है, समझ लो। अकॉर्डिंग द रिस्क नीड टू फैक्टर इनटू टेकन इनटू अकाउंट बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। देयरफॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क इज इम्पेरेटिव, यानी आपको इस रिस्क के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट भी रखना पड़ेगा और बढ़िया तरह से इसको मैनेज करना पड़ेगा। द रिवार्ड आर अवेलेबल बाई वे ऑफ लेसर रिस्क कैप। और अगर आप ये अच्छा काम करते हैं तो आपको कौन से रिवार्ड मिलेंगे, एक तो आपको रिस्क कैपिटल कम मेंटेन करनी पड़ेगी, दूसरा कॉस्ट रिडक्शन इन ऑपरेशन, और आपका ऑपरेशन जो है वो कम खर्चे में चलेगा। बोथ दीज एडवांटेजेस may have a considerable impact on the competitive edge of banks. The basic motivation for management of operation risk system, अब यहाँ पर बोलता है कि जो बेसिक मोटिवेशन है वो मैनेजमेंट का ऑपरेशनल रिस्क के बेसिक मैनेजमेंट का जो बेसिक मोटिवेशन है, स्टेम्स फ्रॉम इट, यहाँ से मतलब मजबूत होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, तो ऑपरेशनल रिस्क की जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो इसमें ये बोलता है द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन रेस्पॉन्स टू मार्केट एंड कॉम्पिटिशन,
न्यू एंड हाइदर टू अननोन फैक्टर्स में एट द ऑपरेशन। तो इसने बोला हुआ है कि जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंजिंग की एक्टिविटी करता है, मार्केट को रिस्पॉन्स करता है, कंपटीशन को रिस्पॉन्स करता है, तो कुछ अननोन फैक्टर ऐड हो जाते हैं कहाँ पर, ऑपरेशन रिस्क में। द नेचर ऑफ ऑपरेशन रिस्क मे बी लिस्टेड। अब उसने बताया ऑपरेशन रिस्क कैसा कैसा होता है। तो पहला नेचर क्या है कि ऑपरेशन रिस्क सब जगह होता है, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें ऑपरेशन रिस्क नहीं हो। ठीक है, ऑपरेशन रिस्क वेरी मतलब बदलता रहता है इन देयर कंपोनेंट। सम आर हाई अकरेंस लो वैल्यू रिस्क while some are low occurrence high values। मीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार होते हैं लेकिन वैल्यू रिस्क उसमें क्या होता है, कम। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी होते हैं लेकिन वैल्यू रिस्क उसमें क्या होता है, हाई। ऑपरेशन रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली चेंज स्पेशली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरगोइंग चेंज। तो अगर जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा कि अगर हम ये सब चीजें बदलेंगे अपने सिस्टम में, नया नया लाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो ऑपरेशनल रिस्क है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है आपका, ये बेसेल ने एक पेपर निकाला जिसका नाम दिया सेकंड कंसल्टेटिव पेपर ऑन बेसेल 2। वहां पर उसने ऑपरेशनल रिस्क को कॉजेज एंड इफेक्ट पे बेस किया। जो थ्योरी जनरेट करी उस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑपरेशनल रिस्क है वो कॉजेज एंड इफेक्ट पे चलता है। दैट इज classification based on the causes that are responsible for operational risk or classification based on effect of risk were suggested। दो चीजें हो गई, या तो है बेस्ड ऑन कॉजेज, और बेस्ड ऑन कॉजेज मतलब कि ऑपरेशनल रिस्क के कारण क्या है, क्या कॉज है। दूसरा उन कॉजेज का इफेक्ट क्या है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉजेज और अब क्या है, तो पहला उसने बताया कॉज बेस्ड, दूसरा बताया उसने इफेक्ट बेस्ड। कॉज बेस्ड और इफेक्ट बेस्ड। कॉज बेस्ड में क्या बोलता है, प्यूपिल ओरिएंटेड कि कौन कर रहा है, लोगों के द्वारा होने वाले काम का कारण क्या करते हैं लोग, नेग्लिजेंसी करते हैं, इनकॉम्पिटेंस होते हैं, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग होती है, इंटीग्रिटी खराब होती है, या जो मेन बंदा है वही गड़बड़ है। ठीक है, दूसरा है प्रोसेस। एक तो है प्यूपिल ओरिएंटेड मतलब लोग कैसे हैं, दूसरा क्या प्रोसेस कैसा है आपका। तो प्रोसेस ओरिएंटेड में पहला है ट्रांजैक्शन बेस्ड कॉज और दूसरा है ऑपरेशनल बेस्ड कंट्रोल कॉज बेस्ड। ठीक है, क्या बात करता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड कॉज में क्या है, बिजनेस वॉल्यूम फ्लक्चुएशन जो हो रहा है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, और कोई मेजर चेंज हुआ है तो वो। तो ये वाले हैं कौन से, प्रोसेस ओरिएंटेड में कौन से वाले हैं, ट्रांजैक्शन है सर। जब हम रुकते हैं तो ये चेक करते हैं कितने लोगों का ध्यान सुनने में था, और जिसका ध्यान सुनने में नहीं होता तो समझ में नहीं आता कहाँ क्या बात करनी है। जिसका ध्यान सुनने में होता है वो तुरंत बोलता है, और बोलने की कोशिश प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो पहला कॉज बेस्ड कौन सा है, जो पीपल से होता है। दूसरा और तीसरा किसकी वजह से है, प्रोसेस की वजह से। प्रोसेस की वजह से। तो पहला वाला प्रोसेस वो है जो ट्रांजैक्शन बेस्ड कॉज है, और दूसरा वाला प्रोसेस क्या है, ऑपरेशनल कंट्रोल कि ऑपरेशनल मैकेनिज्म कैसा ऑपरेशनल है। कंट्रोल बेस में क्या कहता है, जी इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मींस आपका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है, जो आप ड्यूटी अलॉट कर रहे हैं, वो क्या है, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन है, लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन है, इनएडिक्वेट प्रोसीजर आपके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी में से इस पैराग्राफ में से कोई ना कोई आ जाएगा आपका, और जब वहां पे क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से पूछ लिया, ये कहाँ था, बुक में कहीं था भी या नहीं था। तो हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं, हम लोग क्या समझ रहे हैं। हमने समझा ऑपरेशन रिस्क क्या होता है, और ऑपरेशन रिस्क जो है, जो हमारा ग्लोबल चेंज आ रहा है सिनेरियो पूरा, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग सारी दुनिया में जो कंपटीशन बढ़ा है, मार्केट कंपटीशन बढ़ा है, उसकी वजह से ऑपरेशन रिस्क डेफिनेट हो गया है। और ये ऑपरेशन रिस्क इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कॉजेज से होता है। और अगर हम बात करें जो बेसेल 2 में सेकंड कंसल्टेटिव पेपर आया था, उस सेकंड कंसल्टेटिव पेपर में 2 वो बताए थे, कौन कौन से 2 हैं इसमें बेस होता है ऑपरेशन रिस्क, कॉजेज एंड इफेक्ट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉज, और कॉज में पहला कॉज क्या है, पीपल ओरिएंटेड कॉजेज, जो लोगों से होता है, उनकी नेग्लिजेंसी, इनकम्पिटेंसी,
इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, इंटीग्रिटी और की मैन से। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस ओरिएंटेड में दो बताए, एक ट्रांजेक्शन बेस्ड है, एक ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड है। ट्रांजेक्शन बेस्ड में है कि आपका वॉल्यूम फ्लक्चुएट कर जाए, आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, आप मेजर चेंजेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, और प्रोसेस ओरिएंटेड में आता है ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, लैक ऑफ मैनेजमेंट सुपरविजन, इनएडिक्वेट प्रोसीजर्स। तो जब वहां क्वेश्चन आता है तो ऐसा पूछ सकता है कि इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्यूपिल ओरिएंटेड है, ट्रांजेक्शन बेस्ड कॉज है, ऑपरेशनल कंट्रोल बेस्ड है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे आता है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आपको बहुत क्लियर होगा क्या है, पुअर टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, ऑब्सोलीट एप्लीकेशन, पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप, लैक ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, पुअर डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो ये सारी चीजें जो वहां पर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कॉजेस। एक्सटर्नल कॉजेस में क्या है, नेचुरल डिजास्टर, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है आपका। ऑपरेशनल फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी मींस किसी तीसरे बंदे के ऑपरेशनल फेलियर से आपको दिक्कत हो गई, मींस उसके वहां स्ट्राइक हो गई, तो आपके लिए वो ऑपरेशनल रिस्क हो गया। ठीक है, डेटोरिएटेड सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सोसाइटी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपका पॉलिटिकल गड़बड़ चल रहा है, तो इन सब से। तो ये हमने क्या पढ़ा, कॉज बेस्ड हमारे जो ऑपरेशनल रिस्क होते हैं वो पढ़े। अब दूसरा बोला इफेक्ट बेस्ड। इफेक्ट बेस्ड में क्या आता है, लीगल लायबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड टैक्सेशन पेनल्टीज, लॉस और डैमेज टू एसेट्स, रीएस्टिट्यूशन, लॉस ऑफ रिकोर्स और राइट डाउन। ये आप 6 पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। वो कैसे पूछेगा कि इसमें से इफेक्ट बेस्ड कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन यहाँ से लेगा और एक ऑप्शन कहीं और से। जैसे मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं तो 3 ऑप्शन तो ये ले लेगा और चौथा ऑप्शन इसमें लिख देगा प्रोसीजर। राइट डाउन क्या, इफेक्ट बेस्ड में राइट डाउन, अभी मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में आता है राइट डाउन क्या होता है? राइट डाउन तो सर एक लिखने के लिए बोलते हैं किसी का राइट डाउन लेकिन ये कुछ और राइट डाउन है, या तो वो जो अंडर राइटर होते हैं, जो अंडर राइटर नहीं होते हैं, ये जो रिस्क ओन करते हैं या उससे संबंधित हो सकता है। ठीक है, रिस्क रीडर जो होते हैं। हाँ, अब आप देखिए कि उसके बाद क्या आया, थर्ड कंसल्टेटिव पेपर आया। इसमें आया थर्ड आया, उसमें उन्होंने बेस जो किया, किसको बेस कर दिया, इवेंट बेस्ड। उन्होंने कहा कि जो थर्ड कंसल्टेटिव पेपर है कि अब हम जो ऑपरेशनल रिस्क निकालेंगे वो उनको उनका बेस क्या मानेंगे, इवेंट बेस। अब इवेंट बेस से मतलब क्या है कि भैया वो इंटरनल फ्रॉड की वजह से हुआ, एक्सटर्नल फ्रॉड की वजह से हुआ, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड वर्कप्लेस सेफ्टी की वजह से हुआ, क्लाइंट प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस से हुआ, डैमेज टू फिजिकल एसेट से हुआ, बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर से हुआ, और आपका एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट से हुआ। तो इवेंट बेस्ड में उसने बताया कि इतने रीजन से कोई भी ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। पहला कौन सा है, इंटरनल फ्रॉड। दूसरा एक्सटर्नल फ्रॉड। थर्ड एम्प्लॉयमेंट and workplace safety. सेफ्टी। फोर्थ Client products and business practices. डैमेज, और नेक्स्ट है Damage to physical of assets. physical assets. नेक्स्ट Business disruption and system failures. Some failures. फेलियर, फिर है एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड Delivery and process Process management. management. तो आपके वहां क्वेश्चन सिंपल आ सकता है। 1 क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इसमें से 3 ऑप्शन ले लेगा और एक ऑप्शन कहीं और से उठा के राइट डाउन लिख देगा इसमें, फिर पूछेगा इवेंट बेस
कौन सा होता है? सर राइट डाउन का मीनिंग राइट देखा डाउन मींस बुक वैल्यू का बोला कि सर, सर बुक वैल्यू का वैल्यू, रियल वैल्यू अगर रिडक्शन होता है तब उसको राइट हाँ। डाउन कहा जाता है। अच्छा, Depreciation राइट ऑफ like- होता है, ठीक है समझ गया। राइट ऑफ में तो क्या होता है, पूरा गायब हो जाता है। राइट डाउन में क्या होता है, उसकी जो वैल्यू रिडक्शन हो जाता होती है, ठीक है, It's रिडक्शन like it's like depreciation. हाँ, डेप्रिसिएशन से जो है। डेप्रिसिएशन वैल्यू इज डाउन होती है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, लेकिन राइट डाउन होते हैं अनडिफाइंड है सर। जो मार्क टू अनडिफाइंड है, मार्केट डेप्रिसिएशन होता प्री है। डिफाइंड है, उसमें रेट ऑफ वो डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, ठीक है। हाँ सर, और हाँ यहाँ पर जो है ये राइट डाउन जो है वो कोई मतलब अनसर्टेन टाइप का है। हाँ सर। डेप्रिसिएशन में लगाते हैं ना सर, डेप्रिसिएशन में मेथड है ना राइट डाउन। रिटर्न डाउन वैल्यू, हाँ, रिटन डाउन वैल्यू हाँ वो वही है शायद उसका रिटर्न डाउन का राइट डेप्रिसिएशन। डाउन, ठीक है चलो। अब जब थर्ड कंसल्टेटिव पेपर आया तो उसमें उन्होंने इन जो 7 पॉइंट्स हैं उनको लिया। अब यहाँ पर 7 पॉइंटों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहला वाला कौन सा पॉइंट है? इंटरनल फ्रॉड। इंटरनल फ्रॉड। तो सिंपल बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटरनल फ्रॉड का मतलब क्या है? ड्यू टू एक्ट्स of a type of intended to defraud, misappropriate property, or some circumvent regulation, the law or company policy, excluding diversity, discrimination event, which involves at least one interest. ऐसा कोई भी काम जिसमें एक पार्टी अगर कौन होगी इंटरनल, तो उसे कौन सा फ्रॉड बोलेंगे? इंटरनल फ्रॉड। लॉस ड्यू टू द एक्ट्स ऑफ टाइप ऑफ इंटेंडेड टू डिफॉल्ट, मतलब यही सारे हैं ऊपर वाले वर्ड। बाय ये कोई स्टाफ इन्वॉल्व Third होगा। party, by third party. थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व होगी तो उसे एक्सटर्नल बोल देंगे, ठीक है। फिर आगे एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम एक्ट्स। सर पीवी सुबह राव, उसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। माइक डिस्टर्ब हो रहा है। सुपर राव जी आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा था, चलो बंद कर लिया। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी, तो अगर वहां पर ये चीज नहीं हो रही है तो क्या लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम एक्ट्स इनकंसिस्टेंट विद एम्प्लॉयमेंट हेल्थ और सेफ्टी लॉ, हेल्थ और सेफ्टी लॉ की यूज, और एग्रीमेंट फॉर पेमेंट ऑफ पर्सनल इंजरी क्लेम्स। कई बार क्या होता है कि इससे भी लॉस होता है। मान लिया आपके किसी वर्कर के काम करते करते चोट लग जाती है, तो कंपनियों में अगर आपने कहानी किससे सुने होंगे, कभी कभी किसी का अगर हाथ कट गया काम करते करते किसी फैक्ट्री में, तो पता लगा 10 लाख का कंपनसेशन दिया उसको। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। वर्क प्लेस में सेफ्टी कैसे है, एम्प्लॉय को जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे आप वो करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, losses arising from an unintentional or negligent failure to meet a professional obligation to a specific client or from the nature of design of the, तो आपका प्रोडक्ट, आपका क्लाइंट या आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस से अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो कौन सा हो गया? क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। या आपका लॉस हो रहा है कोई फिजिकल एसेट में डैमेज होने से, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर से हुआ हो, चाहे वो किसी भी इवेंट से हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड सिस्टम फेलियर, तो इसमें क्या बोलता है? लॉसेस अराइजेस फ्रॉम डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस और सिस्टम फेलियर, एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, लॉसेस फ्रॉम फेल्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसका ट्रांजेक्शन क्या हो जाए? फेल हो जाए, और प्रोसेस मैनेजमेंट फ्रॉम रिलेशन विद द ट्रेड काउंटर पार्टी, जो सामने वाले के साथ आप कर रहे हैं अपना जो है ट्रांजेक्शन प्रोसेस, उसमें फेलियर हो जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो इवेंट बेस्ड ऑपरेशनल रिस्क थे उनको एक्सप्लेन किया आपने, ठीक। अब बात आती है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। लास्ट टाइम शायद इसका क्वेश्चन आया था, लास्ट वाले एग्जाम में शायद इसका क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जो प्रिंसिपल है ना ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है,
उसके कुछ प्रिंसिपल है, कुछ क्या है, प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ सिद्धांत है कैसे ये काम करता है। ठीक है, एज रेफर्ड इन द बेसल 2 डॉक्यूमेंट, द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन has outlined a set of principles and that provided a framework for effective management and supervision of operation risk for use of bank and supervisory authority when evaluating operation risk management policy। ठीक है, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो भी आपका ऑपरेशनल रिस्क है उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हैं। अच्छा, आपको कुछ याद आ रहा है कि क्रेडिट रिस्क में भी हमने कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पढ़ी थी, कैसे हमने पढ़ा था, कुछ हल्का सा याद दिलाइए मुझे। सर अप्रेजल मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट थे, 4 सेक्शन थे, 4 डिपार्टमेंट थे, वो मैनेज करने के लिए उनके रोल थे, ड्यूटी थे ना सब। ALM ठीक कमेटी है, वगैरह। हाँ, तो इसी तरह इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या बोला हुआ कि पहले जो प्रैक्टिसेस थी 2003 में वो रिप्लेस कर दी गई जून 11 में, किस नाम से, प्रिंसिपल फॉर साउंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क एंड द रोल ऑफ सुपरविजन। ठीक है, इसके हिसाब से कर दी। ठीक है, तो प्रिंसिपल हैं इसके, काफी सारे प्रिंसिपल हैं, याद करना मुश्किल सा तो होता है, लेकिन अगर हम एक बार इसको सुनेंगे तो हम लोग वहां पर इस पोजीशन पे होंगे कि इसका क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स देके जाएगा, 1 नंबर। और कौन सा वाला, पासिंग वाला, 50 वाला। 49 से 50 वाला। 49 to 50। 49 क्योंकि प्लस 1। वहां पर आप कहेंगे कि एक मेरा क्वेश्चन ये वाला अगर सही होता। अच्छा, Yes. अब इन्होंने क्या किया है, जो प्रिंसिपल है इनको कैटेगराइज किया है। पहले कौन से प्रिंसिपल बताए, बताओ जरा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। पहले है फंडामेंटल। तो Fundamental. फंडामेंटल में क्या क्या चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल में बोलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड टेक द लीड। शुड टेक द लीड का मतलब वो आगे बढ़ के आए इन इस्टेब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर। वो अपने वहां पे स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर बनाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, हमारे बैंक्स हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अरिंदम जी, हाँ सर। हाँ, हमारे कोऑपरेटिव बैंक में ये पहली लाइन है, ये कैसी है? सर हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब पॉलिटिकल लोग होते हैं। हाँ, तो ये करते हैं वो लोग? चुनाव होता है। नहीं सर, कुछ नहीं करते। नहीं करते। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, उसका रीजन ये है कि वो डायरेक्टर बैंकिंग एरिया से नहीं होते हैं, और जब बैंकिंग एरिया से नहीं होते हैं तो कौन सा बेसल और कौन सा ऑपरेशनल रिस्क और कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। ठीक, कंट्रोल तो आरबीआई करता है, तो वो जो भी रूल है वो तो फॉलो तो किए जाने नहीं चाहिए। नहीं, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव में बैंक नाबार्ड करता है कंट्रोल। नाबार्ड करता, उनको आरबीआई नहीं करता ना। सर नाबार्ड भी अगर करता है तो बैंकिंग रूल्स तो रूल्स ही है ना, वो अलग कैसे हो सकते हैं? रूल्स तो है, लेकिन जो तगड़ा रेगुलेशन आरबीआई का है वो नाबार्ड का नहीं है। और उसके पीछे थोड़ा सा वैसे सोसाइटल इफेक्ट भी है कि जो इनका पर्पज है रूरल और एग्रीकल्चर को डेवलप करना ना, तो बहुत टाइट कर देगा तो बैंक ही नहीं चलेगा उनसे। सही। ठीक है, तो नाबार्ड अपना कोशिश करता है पूरा, लेकिन जो ये वाली पॉइंट है, और कोऑपरेटिव बैंक में बेसल को ज्यादा वो भी नहीं करते, मतलब बहुत टाइट रेगुलेशंस नहीं रखते हैं उसके। ठीक है, तो क्या पहला लाइन हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा कैसा होना चाहिए, लीड करने वाला। क्या लीड करने वाला? इस्टेब्लिश करे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कल्चर, रिस्क मैनेजमेंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर and senior management should establish a corporate culture that is guided by strong risk management and that supports and provides appropriate standard and incentive for professional and responsible behavior। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बनाने चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट
इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्रोफेशनल एंड रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए, जो कि नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जिस और बैंकों की बात करें तो और बैंक कम से कम उनके सीनियर मैनेजर इस बात को पढ़ तो रहे और कोशिश भी कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड it is the responsibility of the board of directors to ensure that a strong operational risk management culture exists throughout the whole organization. तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। Board of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्रेडिट रिस्क में किसकी थी? बोर्ड मेंबर की उसमें भी थी। अप्रेजल और मार्केट रिस्क में किसकी होगी? Board of Directors. हाँ, तो एक क्लियर कट आंसर है कि ये रिस्क मैनेजमेंट का पूरा जिम्मेदारी किसका है? Board of Directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या करता है? स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कल्चर क्रिएट करता है। नहीं, उस कल्चर को बनाने के लिए क्या करता है? कमेटी उनका बनाता सिलेक्शन है, करता है। पॉलिसी फ्रेम करते हैं। कमेटी बनाता है, पॉलिसी बनाता है, कमेटी से काम लेता है। ठीक है, कमेटी चलो पॉलिसी। प्रिंसिपल नंबर 2, बैंक शुड डेवलप, implement and maintain a framework that is fully integrated into bank's overall risk management process. अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आया, fully integrated into bank's overall risk management process. तो बैंक को जो डेवलप करना है ओवरऑल फुल्ली इंटीग्रेटेड, ओवरऑल जो रिस्क है, जितने भी रिस्क हैं सबको इंटीग्रेट करके फ्रेमवर्क बनाना है उसे। ठीक है, द फ्रेमवर्क for operational risk management chosen by an individual bank will depend on a range of factors including its nature, size, complexity and risk. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क बनाओगे तो अपना जो नेचर है जिस काम का, आपका बिजनेस का साइज क्या है, कैसा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, रिस्क प्रोफाइल क्या, इन सब पॉइंटों को ध्यान में रख के करना है। तो ये प्रिंसिपल 1 और 2 हैं, वो कौन से प्रिंसिपल हैं? Fundamental. फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ठीक है, गवर्नेंस। मेरी अब सभी आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं और किसी भी तरह से क्लास को अटेंड करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को बैठने की, सिटिंग करने की प्रैक्टिस करिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोगों के प्रमोशन एग्जाम होते थे तो हम लोग सुबह सुबह तक 6 बजे तक भी सोते नहीं थे, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रमोशन एग्जाम आसान हो गया है, सीआईबी थोड़ा टफ हो गया है, सब टफ हो गया है। Yes, sir. एग्री विद यू Yes, सर। sir. प्रमोशन में तो शायद अब ऐसा भी हो गया है कि कैंडिडेट कम मिलते हैं अब। कम मिलते हैं। हाँ. हमारे समय आगे में और भी कैंडिडेट टफ बहुत हो होते थे। जाएगा सर, आगे और भी टफ हो, somewhat tough. तो इसीलिए जो है वो टफ ज्यादा ना हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, चलो सपोज कीजिए आप अकेले पढ़ते इसको, तो बोरिंग आपके लगता पास कौन सा तरीका होता जिसको आप पढ़ते? है, बोरिंग सब्जेक्ट लगता है ना सर। बोरिंग लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ना इन्वॉल्व होके करिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं जरा बता तो दो। चलो सर किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है। ऑपरेशनल रिस्क पढ़ रहे हैं, उसके बाद में तो फंडामेंटल्स वगैरह। सर माइक डिस्टरबेंस आ रही है। सर ये सब लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है क्या? आप मेन लाइन बता दीजिए, हम उसमें पढ़ लेंगे। सुनो सुनो, ऐसा है कि लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कई बार ऐसी लाइंस, ऐसे वर्ड्स आते हैं इन बिटवीन, जिसको एक्सप्लेनेटरी जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपके कॉन्सेप्ट को और ब्रॉडेन करते हैं। यस सर। ठीक है, और ये जो ऑपरेशनल रिस्क है, इसका जो हमने न्यूमेरिकल पार्ट तो आपको कल करा दिया था, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर हम इसको छोड़ते हैं, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है ये, अगर हम इसको छोड़ते हैं तो डेफिनेटली हम 1-2 मार्क्स के का रिस्क ले रहे हैं फिर। ठीक है, हाँ तो सर, हम लोग, मैं नहीं छोड़ सकता, आप छोड़ दें तो अलग बात है। नहीं सर, हम तो सभी पढ़ेंगे, मगर पूरा बुक पढ़ेंगे तो कुछ ही याद नहीं रहेगा। नहीं रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहता। हाँ, ये है कि 100% याद नहीं रहता।
सर ऑपरेशनल रिस्क क्लासिफिकेशन का भी एक एमसीक्यू बनता है जो आपने बताया ना, कॉस्ट बेस्ड, इफेक्ट बेस्ड एंड इवेंट बेस्ड। तो वो चौथा कुछ भी लिख सकता उसमें है इसके अंदर। एक और डाल देगा, प्रॉफिट बेस्ड लिख देगा। हाँ यस, तो इसका भी एक एमसीक्यू बन सकता है। हाँ, जहां पर भी 3 ऑप्शन आए हाँ वहां पे एमसीक्यू का चांसेस बनता है। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है गवर्नेंस। पहला हमने पढ़ा फंडामेंटल रीजन, दूसरा हम पढ़े गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में जैसे हम वहां पढ़ रहे थे, तो गवर्नेंस में कौन थी? गवर्नेंस में कौन था सबसे ऊपर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सेम उसी तरह का है, थोड़ा मैच करिए। मैंने जब क्रेडिट रिस्क में बताया था तो मैंने कहा था तीनों रिस्कों में कुछ ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 3 में बोलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड एस्टैब्लिश, अप्रूव एंड पीरियडिकली रिव्यू द फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। उसको रिव्यू भी करना है, बनाना भी है, अप्रूव भी करना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड ओवरसी सीनियर मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट द पॉलिसीज, processes and system are implemented effectively at all decision level। तो वो क्या करता है? उसको सीनियर मैनेजमेंट को देखते रहना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि भैया ये सब कुछ इंश्योर करो आप। जैसे और हमारा क्रेडिट रिस्क में वो कमेटी बनाता था ना, इसी तरह से। ठीक है। प्रिंसिपल 4 क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड अप्रूव एंड रिव्यू a risk appetite and tolerance statement for operational risk that articulate the nature, type and levels of operational risk that the bank is willing to assume। तो यहां पर ये बोल रहा है कि रिस्क के टाइप, कितना वो टॉलरेंस ले सकते हैं, ठीक है, और ऐसा नेचर, टाइप, लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क जिसके लिए उसको क्या करना है? अपनी एक सिस्टम पूरा डेवलप करना है। ठीक है, तो ये काम भी किसका है? टॉलरेंस स्टेटमेंट फॉर ऑपरेशनल रिस्क मतलब सर, कहाँ पे? टॉलरेंस स्टेटमेंट फॉर ऑपरेशनल रिस्क। टॉलरेंस स्टेटमेंट का मतलब है ऑपरेशनल रिस्क को कितना तक वो टॉलरेट करेगा, उसके लिए बोलेगा वो। अलाउ करना मतलब कैलकुलेट करना, उसके रिस्क के लिए इसको कितना कैलकुलेट करते हैं। नहीं, कैलकुलेट करना नहीं, कितने तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा ऑपरेशन रिस्क हो रहा है तो वो अपना कुछ करेंगे, कोई एक्टिविटी छोड़ेंगे, कोई एडिशनल एक्टिविटी ऐड करेंगे, जो भी करना उन्हें, जो सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो गवर्नेंस की बात आई, तो अब आता है कौन सा? सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट क्या करता है? शुड डेवलप फॉर अप्रूवल by the board of director a clear, effective and robust governance structure with well defined, transparent, consistent lines of responsibility। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहा था उसका क्या करना है? वेल डिफाइंड, ट्रांसपेरेंट, कंसिस्टेंट लाइन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? मैनेजमेंट डेवलप करना है। ठीक है, आगे सीनियर मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, प्रोसेसेस, system for managing operation risk in all of the bank's material product activities, processes, system consistent with the risk appetite and tolerance। तो सीनियर मैनेजमेंट का काम क्या है? सबसे पहले कौन आया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया। उसके बाद उसने सारा काम किसको सौंप दिया? सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट सब कुछ वो करेगा जो भी उसने तय किया है, पॉलिसी क्या है, प्रोसेसेस क्या है, सब कुछ काम किसने करना है यहाँ पे? सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, कि रिस्क कैसे मैनेज होगा, उसका एक एनवायरनमेंट बनाना। तो अगर आप रिस्क मैनेज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम लोग क्रेडिट रिस्क में कर रहे थे, सबसे पहले क्या करते हैं?
आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका मेजरमेंट फिर सही है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड Mitigate. कंट्रोल, और मिटिगेट, फिर मिटिगेशन। आप कर रहे हैं ना वैसे, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। तो आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट बेसिकली ये शुरू वाले दो स्टेप हैं। तो पहला बात क्या बोलता है? पहले बोलता है एंश्योर द आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ द ऑपरेशन रिस्क इनहेरेंट इन ऑल मटेरियल, जो कि आपके प्रोडक्ट में, आपकी एक्टिविटी में, आपके प्रोसेस में, आपके सिस्टम में है, तो उसको क्या करना? आइडेंटिफाई करना और एसेस करना। ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट शुड एंश्योर दैट देयर इज एन अप्रूवल प्रोसेस फॉर ऑल न्यू प्रोडक्ट एक्टिव प्रोसेसेस और सिस्टम। तो यहां इसने बोला कि सीनियर मैनेजमेंट को इंश्योर करना कि अगर कोई भी नई प्रैक्टिसेस, कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट करना है, तो उसको पहले बोला कि दैट फुली एसेसेस ऑपरेशन, मतलब उसका जो है ऑपरेशनल रिस्क पहले से आपको निकाल देना है कि इससे आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है। अब अगला पार्ट कौन सा है? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत जो लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं कि हम प्रिंसिपल नंबर 8 पे आ गए। आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ आप थोड़ा समझ रहे हैं हम इसको? यस सर। ये आपके डेबिट, क्रेडिट, एनपीए रिकवरी और करस्पॉन्डेंस और एटीएम कार्ड इशू करना, क्रेडिट कार्ड के लिए वो करना, उन सबसे डिफरेंट चीज पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। इसका हमारा डेली बैंकिंग से कोई भी मतलब नहीं। और थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं बहुत हाई लेवल की बातें हैं कि अगर आप हम में से कभी किसी 5 एक का साल, माइक 10 साल जो या है वो 20 साल, डिस्टर्ब कर रहा है सर। सुब्बा राव जी का कर रहा, पहले भी कर रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि आप अभी इसमें से हो सकता है कुछ लोग मैनेजर या चीफ मैनेजर हो सकते हैं जो हमारी क्लास में इस समय बैठे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन जब वो जीएम बन जाएंगे और जीएम के बाद सीजीएम या डीवाईएमडी पर जाएंगे, तो वहां पर जब जाएंगे तब वो ये रोल होते हैं जो हम सामने देख रहे हैं। ठीक है, कि भाई बेस सेल चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है। और कोई भी हेड ऑफिस या सर्किल ऑफिस से जब कोई सर्कुलर आते हैं, उसमें कोई भी स्टेप लिया जाता है, तो उसके पीछे यही चीज हो सकती है। ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि शायद आप लोगों में वहां ऐसा आ गया कि स्टाफ हर साल में कम से कम 20 छुट्टी लेगा, ऐसा कुछ है? यस कॉमन हुआ है लगातार मैंडेटरी लीव 10 मैंडेटरी डेज। लीव हुआ। कोई बता सकता है कि मैंडेटरी लीव होना कौन से रिस्क को मिटिगेट करने के लिए? इंटरनल फ्रॉड सर, नहीं इंटरनल फ्रॉड। ठीक है। नहीं अच्छा, जरूरी है कि इंटरनल फ्लॉट के लिए छुट्टी दी जा रही है? नहीं, दोनों ही पार्ट ऑफ एचआर का भी इश्यू हो सकता है ना। सर जब से पीएनबी वाला वो हुआ था ना, उसके बाद ही तो ये लागू हुआ है 3 साल हाँ, पे वो ट्रांसफर। लागू हुआ है, लेकिन जी। उसके अलावा एक रीजन और है जो मैं समझ जी। सकता हूँ। जी हो सकता है कि इसी 10 दिन के बहाने उसके पता लग जाए कि मेरा भी एक परिवार है। सही है, बिल्कुल सही बात है सर, एग्री हैं? एग्री कर रहे हैं आपकी तो बात से। तो ऐसा भी हो सकता है, वरना मैंने तो ये अनुभव किया है कि सर वो बैंक 10 से दिन में ज्यादा काम में, बैंक से ज्यादा स्टाफ कोई ऐसा नहीं दुनिया में अरे क्या हो गया, काम से क्यों बहुत लगा परेशान होता हो रहे हो आप? छोड़ो, है। ये बहानी बड़ी हरियाणा जाना हमारे बस का था वहाँ पे। माइक ऑफ कर दीजिए उनका, माइक ऑफ मुझे कर तो दीजिए। लगा कि नहीं सर, उन्हीं में से ओए, एकदम ऐसा नहीं, रिलेटेड नहीं था वो। रिलेटेड था सर। टाइप से ना। मुझे लगा सर ऐसे लग रहा था जैसे आपको बोल रहे हैं। चलो, अब मतलब कोई ये परिवार में क्या बोलेगा होता नहीं कि है? क्या बोल रहे थे। ठीक है, यस सर। क्योंकि बोलेगा तो उन्हें पता लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एकदम सीक्वेंस बनाओ उसका एकदम। चलो, अगला क्या आ गया यहाँ पे? मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग एंड एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग।
तो जो हम यहाँ बता रहे थे यही चीज देखो चल रही है लाइन से। पहले उसने क्या करा, पहले उसने गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई, नहीं यहाँ पर ये जो रिस्क मैनेजमेंट एनवायरनमेंट में पहले आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई उसने किया पहले। हाँ आइडेंटिफाई और मेजरमेंट को असेसमेंट बोल दिया उसने, ठीक है। अच्छा एक चीज बोलो कि मेजरमेंट की जगह असेसमेंट क्यों बोला इसने? सर क्योंकि ये ऑपरेशनल रिस्क है, इसको एसेस कर सकते हैं। हाँ एसेस करते हैं, सही बात है। और जो हमारा क्रेडिट और मार्केट रिस्क है वो उस फिगर से स्टार्ट होता है। जी सर। जो मेजरमेंट हम होते हैं बिजनेस उसके अंदर। करते हैं ना, फिगर Yes, yes, इन्वेस्टमेंट numerical होते हैं, फिगर numbers का होते हैं वो उसके अंदर। यूज होता है उसमें डायरेक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की जगह इसमें वर्ड यूज करें रिपोर्टिंग, किया ना रिपोर्टिंग, Yes, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कंट्रोल एंड कंट्रोल मिटिगेशन। मिटिगेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 8। सर इसमें सीनियर क्या ऐसा मैनेजमेंट, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन से प्रिंसिपल में है कंट्रोल एंड नहीं है। मिटिगेशन? एक बार तो ये क्वेश्चन आया था कितने प्रिंसिपल हैं, अच्छा। मतलब बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन वो कि कितने प्रिंसिपल होते हैं। अब जिसने किताब नहीं पलटी थी तो उसके लिए तो चारों ऑप्शन ओके है, है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, लेकिन अगर हम इसको मन से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलो सर एक आगे बात देखिए। बोलूं, हाँ बोलिए। जहाँ पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल सकता है तो वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है सर, सेम। ऐसा हाँ नहीं, ये बात तो वही मैं मार्क भी करके चलो रखा कहता था, लास्ट में अपन वो भी पढ़ ले तो 50 के 50 हो जाते हैं। नहीं, मैं चीज अपने बताइए सर, इसको एक्सपीरियंस नोटिस से करेंगे बोलता हूँ अब। ये बात हाँ जहाँ पे कि सर बोलते हैं यहाँ ना पर 1 मार्क है। हाँ मुझे लगता है कि वहां से वो क्वेश्चन पूछेगा, जी सर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ से 1 मार्क्स हो सकता है, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी सर। चलो आप देखो ये जो प्रिंसिपल 8 है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, किसको दिया ये काम भी? सीनियर सीनियर मैनेजमेंट को दिया है सर। तो एक तरह से इसमें सारा काम किसको सौंप रखा है उसने? बोर्ड ऑफ सीनियर डायरेक्टर, मैनेजमेंट के लिए पूरा काम है। सीनियर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। GM लेवल Should implement GM a process to integrity, process to regularly monitor operational risk profile and material exposure to losses. मटीरियल एक्सपोजर समझते हो? मटीरियल एक्सपोजर का मतलब है जो एक अच्छी वैल्यू रखता हो, ठीक है। मतलब किसी में आपका इतना हाथ डला हुआ है किसी काम में, किसी में, ठीक है। एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म शुड बी इन प्लेस। तो जब आपका रिपोर्टिंग का बात आ गया तो ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग आ जाएगा। मॉनिटर का बात आ गया तो ऑटोमेटिकली मॉनिटर आ जाएगा, ठीक है। शुड बी इन प्लेस एट द बोर्ड सीनियर, शुड बी इन प्लेस एट द बोर्ड सीनियर मैनेजमेंट एंड बिजनेस लाइन लेवल। अब बिजनेस लाइन लेवल से क्या होता है आपके ऑफिसर या एंड बिजनेस लाइन लेवल दैट सपोर्ट प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें बोला हुआ है जो रिपोर्टिंग मैनेजमेंट है उसमें जो बोर्ड है, सीनियर मैनेजमेंट है, लाइन लेवल के सब लोगों का प्रोएक्टिव मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए, ठीक। अब आता है कंट्रोल एंड मिटिगेशन। तो कंट्रोल एंड मिटिगेशन वैसे काफी समझ गए होंगे आप। बैंक शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट that utilize policies, processes, systems, appropriate internal control and appropriate risk mitigation और ट्रांसफर स्ट्रेटजी। तो इतनी सारी चीजें हैं। क्या बोलता है उसने? स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए किस चीज पे? पॉलिसी को यूटिलाइज करना, प्रोसेस करना, सिस्टम करना, एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल करना, ये सब चीजों से हमारा कंट्रोल एंड मिटिगेशन हो सकता है, ठीक है। अगला आया 10 नंबर प्रिंसिपल, बिजनेस रेजिलेंसी एंड कंटिन्यूटी। ये वर्ड अभी पीएम मोदी साहब बोल रहे थे कुछ दिनों पहले, सुना था आपने? अच्छा, इतना बोलते पीएम हैं। मोदी साहब जब कभी भी स्पीच देते हैं तो हर स्पीच में उनका एक नया एब्रीविएशन होता है, कभी आपने गौर किया? जैसे हिपोक्रेसी, नेपोटिज्म। हाँ, वो जब भी स्पीच देते हैं, जैसे वो आज स्पीच देने आएंगे तो बोलेंगे 4C, फिर C को बोलेंगे कल्चर और ये और वो, ठीक है।
तो ऐसे ही रेजिलियंस वर्ड भी किसी एब्रीविएशन में यूज हुआ था पीछे, और बिजनेस रेजिलियंसी एंड कंटिन्यूटी। तो वो रेजिलियंसी आपको याद रहेगा एग्जाम में। मैं नहीं समझता जो ये लाइन मेरी सुन रहा उसको एग्जाम में ये वर्ड याद ना आए। बिल्कुल सर, रहेगा यार। बैंक शुड हैव बिजनेस रेजिलियंसी एंड कंटिन्यूटी plans in place to ensure an ability to operate on an ongoing basis and limit losses in the event of severe business disruption। जब आपका बहुत सीवियर बिजनेस डिसरप्शन होगा तो आप अपने लॉसेस को क्या कर पाओगे, लिमिट कर पाओगे। और ये एबिलिटी आपको बिजनेस रेजिलियंसी और कंटिन्यूटी प्लान्स आपका कैसा होना चाहिए, ऑनगोइंग बेसिस पे होना चाहिए। बेसिस पे होना चाहिए। चलो, प्रिंसिपल नंबर 11, अ bank's public disclosure should allow stakeholder to assess its approaches to operation risk management। मतलब वो जो अपने स्टेक होल्डर हैं, अब आपके स्टेक होल्डर कौन है, शेयर होल्डर है, और कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट है, और एम्प्लॉय, कस्टमर है, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, स्टेक होल्डर। तो आप क्या करेंगे, पब्लिक डिस्क्लोजर करेंगे, जिससे आपके स्टेक होल्डर को सारी चीज पे अप्रोच मिले कि आपका ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और एक चीज और मैं कह रहा था, सोनाली ने एक क्वेश्चन भेजा था, डाउट भेजा था, भेजा था ग्रुप Yes, में। sir. हाँ, सोनाली है इसमें क्लास में। क्या आपने किसी ने सोचा कि उनका क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं है? टाइम क्या ही नहीं करोगे मिला सोच सर। के? नहीं सर, अभी तक एक्चुअली देखते अभी शाम में, रात में, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला देखने का। अच्छा, चलो चलो फिर देख लीजिएगा उसे। हैं? बिल्कुल सर। हाँ, आगे देखिए, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी बेस्ड ऑन ए। अच्छा, कितने प्रिंसिपल आए हमारे इस चैप्टर में? 11 11 है सर। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के जो हैं 11 प्रिंसिपल है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी बेस्ड ऑन ए वेल लेड आउट पॉलिसी ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड लेवल that describe the processes involved in controlling operation risk. It should meet the standard set in terms of the principle mentioned। और जो भी आपके होंगे उसके स्टैंडर्ड कैसे होंगे, उसमें ऊपर के 11 प्रिंसिपल होने चाहिए। In addition, well laid down procedure in dealing with various product and activities should also be in place। देखो, जब भी प्रोडक्ट की बात आ रही है ना, तो प्रोडक्ट को डिजाइन करना कौन से रिस्क में आया, ऑपरेशन रिस्क, ऑपरेशन में। ठीक है, द पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड आल्सो बी कम्युनिकेटेड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। और जो आप पॉलिसी बनाएंगे उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, वो करना। और पॉलिसी जो बनेगी वो क्या कवर करेगी, पहला ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को कवर करेगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ऑपरेशनल रिस्क असेसमेंट, मेजरमेंट, मेथोडोलॉजी। ये सारा काम के को बेस में रखते हुए आपको पॉलिसी बनानी है। इट मे बी नोटेड दैट द बैंक मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट बैंक्स फ्रेमवर्क policies, processes and system remain sufficiently robust because operational risk management is evolving and the business environment is constantly changing। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अब जो ये ऑपरेशनल रिस्क है वो अपने नए नए उसमें आ रहा है। जैसे आजकल कोरोना की बात हो रही ना, तो किसी भी बिजनेस में ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, इवॉल्व होता जा रहा, नए नए चीजें लेके आ रहा, और एनवायरनमेंट क्या है, कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन द डिग्री टू विच ऑपरेशनल रिस्क मैनेजर्स कंसर्न्स आर कंसीडर्ड एंड द विलिंगनेस ऑफ सीनियर मैनेजर टू एक्ट प्रॉम्प्टली। तो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ जो डिपेंड करेगी ये सब चीजें किस चीज पे डिपेंड करेगी, इस बात को सुनिएगा, डिग्री टू विच ऑपरेशनल रिस्क मैनेजर्स कंसर्न्स, यानी जो ऑपरेशन रिस्क के मैनेजर हैं
वो कितना उसको सीरियसली ले रहे हैं एंड कंसीडर्ड द विलिंगनेस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। जो आपका सीनियर मैनेजमेंट है वो प्रॉम्प्टली एक्ट और अप्रोप्रिएटली देयर वार्निंग्स देने में, अपनी वार्निंग्स देने में क्या प्रॉम्प्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दो बातें बताई, एक तो वो कितना कंसर्न करते हैं, मतलब कहते हैं ना अरे छोड़ो जाने दो, कंसर्न कितना कर रहे हैं। दूसरा कितना इच्छा है उनकी। एक्ट, हाँ मतलब प्रॉम्प्टली एक्ट करने की उनकी विलिंगनेस है। ठीक है, तो इसको हम आगे वो देखेंगे। यहाँ पर वो थोड़ा सा वो दिया हुआ जो हमने कहाँ पढ़ा था, क्रेडिट रोल ऑफ बोर्ड, क्रेडिट रिस्क। अरे क्रेडिट रिस्क में नहीं पढ़ा था, बोर्ड क्या करेगा, कमेटी क्या करेगी, ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, इंटरनल ऑडिट बिजनेस फंक्शन क्या करेगा, मतलब 5 है इसमें। क्रेडिट रिस्क में कितने थे? 4 थे। ठीक है, चलो YouTube में भी काफी लोग देख रहे हैं।